गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। नीलम, बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए प्लीज़। मैंने ग्रुप में मैसेज किया है, लेकिन वालेकुम अस्सलाम ब्रो बेटा, होप सो विल बी फाइन। कल आपने जो टेस्ट कंडक्ट अटैम्प्ट किया है दैट वाज वेरी बैड। आपने रिजल्ट आपने देखे थे एट द एंड? एनी हो बेटा, बाकी लोगों को बोलते हैं अभी नीलम एज वेल के बाकी लोग, so that we may continue our lecture with the liver cirrhosis। कि liver cirrhosis क्या होता है, what are the major causes of liver cirrhosis, liver cirrhosis की क्या क्या complication हो सकती हैं, liver की blood supply कैसे होती है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेते हैं दैट लेक्चर, राइट। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। तो इफ वी टॉक अबाउट द लीवर, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg होता है अडल्ट के अंदर, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है बिलो द डायफ्राम, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट इसके बाहर एक कैप्सूल होता है, उसको फिब्रोइलास्टिक कैप्सूल कहा जाता है, एंड आल्सो नोन एज ग्लिसन्स कैप, जिसने लीवर को सराउंड किया होता है या लीवर को कवर अप किया होता है, राइट। एनाटॉमिकली अगर हम लीवर को देखते हैं तो हैविंग टू लार्ज लोब्स that are divided into right and left lobes and two smaller lobes। अब जो large lobes हैं उनको right और left lobe का नाम दिया गया है, and if we talk about the smaller lobes तो उनके two different names हैं, one is caudate and other one is quadrate lobes। अगर जो small lobes हैं तो small lobes को one lobe is known as caudate and other one is quadrate। इसके अलावा अगर हम इसकी पोर्शन की बात करते हैं तो लीवर जो है इसका स्मॉल पोर्शन रिब केज के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉर्मली जो हेल्दी पीपल्स होते हैं उनके अंदर इसको पल्पेट नहीं किया जा सकता। वेल ओके, वेलकम यू ऑल, लुबाना as well as Jolis, thank you very much for joining me। And if we talk about the blood supply of the liver, तो definitely liver has a dual blood supply। dual blood supply कैसी है, और इसको जो नॉर्मली कार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है वो 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट इसको थ्रू हेपेटिक आर्टरी जा रही होती है, और जो 75% रिमेनिंग होती है वो थ्रू पोर्टल वेन जा रही होती है। आपने मोस्टली सुना होगा कि जो हम खाना खाते हैं GIT से अब्जॉर्ब होता है, GIT से अब्जॉर्ब होने के बाद लिवर के अंदर जाता है, और देन ये डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद अगेन ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है, ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद अगेन ये जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स थ्रू द ब्लड मूव कर जाते हैं। सेम कंडीशन विद द लीवर के लीवर हैविंग ए डुअल ब्लड सप्लाई consisting of portal supply through the hepatic portal vein and arterial supply through the hepatic vein। अब जो hepatic artery है, hepatic artery से around about 25% of the cardiac output is supplied to the liver, and remaining जो hepatic vein है, hepatic vein GIT से लेने के बाद जो ब्लड है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेने के बाद लीवर की तरफ मूव करती है, तो दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन से 75% ब्लड जा रहा होता है, तो मीनिंग टू से 25% हेपेटिक आर्टरी लेके जा रही होती है और 75% पोर्टल वेन ब्लड सप्लाई कर रही होती है टू द लीवर। इसलिए वेनस ब्लड सप्लाई डिलीवर्ड बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन्स कम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मेजर एब्डोमिनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लाइक मेजर ऑर्गन्स जिनके अंदर पेनक्रियाज आता है, जिनके अंदर स्प्लीन आता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द पोर्टल ब्लड सप्लाई जो होती है दैट कैरीज nutrients and toxic materials that are absorbed from the intestine, right? And certain blood cells and their other cell products of breakdown of coming from the spleen and insulin and glucagon coming from the pancreas, they all are dissolved in the blood, move towards the liver firstly, and then they move to the target area, right?
Although the blood from the portal vein is incompletely saturated with oxygen, it supplies approximately 7% of the liver that is needed to the liver. तो we can say कि 75% जो blood supply के साथ जो ऑक्सीजन सप्लाई गई होती है, लेकिन ये जो ब्लड जा रहा होता है 75% ये आपकी GIT से जा रहा होता है, ये पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा होता है। तो जब पोर्टल वेन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सैचुरेटेड ब्लड नहीं होता। वी कैन से कि 75% ऑफ ब्लड दैट कैरिंग ऑक्सीजन वो लिवर को जा रहा होता है। ओके, वेनस फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो वेनस फ्लो मोस्टली फ्रॉम द लिवर इज कैरिड बाय द वाल्वलेस हेपेटिक वेन, और ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर एम्प्टी होती है, और इंफीरियर वेना केवा अगेन वेनस रिटर्न का हिस्सा बना देता है, कार्डिक आउटपुट का हिस्सा बना देता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का हिस्सा बना देता है। इसके अलावा अगर हम इनके प्रेशर की बात करें कि वेनस प्रेशर और हेपेटिक वेन का प्रेशर, ये पोर्टल वेन का प्रेशर और हेपेटिक वेन के प्रेशर के अंदर डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है? बेसिकली लिवर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 500 से लेके 1 लीटर तक ब्लड स्टोर होता है लिवर के अंदर, एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी लिवर डोनेट्स इट्स ब्लड। लाइक कोई हेमरेज हो गया या हेपेटिक शॉक हो गया है या कहीं पे कोई इंजरी हो गई है, तो जिससे ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस होने के रिजल्ट में क्या होगा कि लिवर जो है ये अपना ब्लड डोनेट कर देता है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी टॉक अबाउट द पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज आल्सो कंटेन्स 350 ml of the blood and they will also donate at the time of emergency, right? The blood can be shifted back to general circulation depends on the critical conditions like hypovolemia है या hypovolemic shock है, other emergency conditions हैं जिसके अंदर जैसे ही वेनस रिटर्न कम होएगी, ये यू कैन से कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, या इधर यू कैन से कि ब्लड प्रेशर कम होएगा, इधर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, certain other conditions that lead to decreased blood pressure या decreased blood flow towards the heart या decreased venous return या decreased cardiac output, तो definitely what will happen, the liver will donate its blood and to maintain the cardiac output, to maintain the blood pressure, right? इसलिए क्या होगा कि right heart failure, in the right heart failure in which the pressure in the vena cava increases, blood backs up and accumulates in the liver। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि असाइटिस हो गई है, तो असाइटिस की मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है, या अब पोर्टल वेन हाइपरटेंशन जैसे ही होगी तो स्मॉल आर्टरीज या स्मॉल वेन प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी या विस्टल पेरिटोनियम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फ्लूइड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। दैट इज अगेन अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर या राइट हार्ट फेलियर। ओके, वेल if we talk about the functions of the liver, कि liver के क्या क्या functions हो सकते हैं या what is the physiology of the liver, तो you can say that liver helps the blood to clot by synthesizing prothrombin mainly। इसके अलावा fibrinogen है, factor 1, 2, 3, 9, 10 ये factors होते हैं that are also known as clotting factors। ये जो clotting factors होते हैं that are synthesized and generated from the liver, right? Instead of that, liver also synthesizes fat from the carbohydrates and proteins, and mostly आप लोगों ने सुना होगा कि fats are absorbed as a triglycerides which are then turned into the energy for the cells or the body। और triglycerides जो होते हैं, triglycerides they are stored in the form of lipoproteins, and liver also synthesizes phospholipids and cholesterols because these substances are needed to produce hormone and bile cells, right? Okay, instead of that, very importantly plasma protein in which mainly albumin and globulins are synthesized from the liver। अब ये जो albumin important क्यों है? Because it maintains the oncotic pressure, and what is the oncotic pressure? It is the pressure that is generated due to plasma proteins and importantly albumin। अब ये oncotic pressure क्या करता है? Basically at the venous end के ऊपर ये pressure pull the fluid back into the veins to maintain venous return, right? तो इसलिए लीवर का ये फंक्शन जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, ये प्रोटीन की जनरेशन है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, several
Non-essential amino acids are also synthesized by the liver and well serum. Okay, instead of that, if there is a problem in the liver, and you will always go for the liver enzymes. Liver enzymes contains हो सकते हैं like AST है, ALT है, एंड इंस्टेड ऑफ दैट LDH है, ये अल्कलाइन फॉस्फेट है. तो ये एक आइडिया दे रहे होते हैं कि लीवर के अंदर कोई इंजरी हो गई है, या लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जिसने लीवर के इंजाइम को अल्टर्ड कर दिया है. तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर AST और ALT. आप कहीं पे भी कोई लीवर का प्रॉब्लम होता है, GIT में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, एनोरेक्सिया की कंडीशन है, तो ऑलवेज गो फॉर ALT or AST. ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट अल्कलाइन फॉस्फेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, lactate dehydrogenase is also an important one, and liver's other important function is detoxification. and detoxification किसकी करता है? certain drugs की कर रहा होता है, हार्मोन की कर रहा होता है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स की कर रहा होता है. इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई एंडोजीनियस सब्सटेंसेस या एंडोजीनियस केमिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, या आप एक्सोजीनियस केमिकल ले रहे होते हैं, तो दैट आर आल्सो डिटॉक्सिफाई इन द लिवर इन the hepatocyte. Well, either they are present in the active form or in the toxic form, so definitely liver will detoxify them. And other function of liver is that the liver also store minerals and vitamins during excessive intake and release them when the body needs them. Especially the vitamin B12 and vitamin D can be stored for several months, and vitamin A can be stored for several years. Vitamin E and K also store and iron store in the form of ferritin. Right? Okay. Instead of that, liver is a very vascular which allows to store a large amount of blood. That is already discussed. Around about 500 से लेके 1 liter blood is stored in the liver, and at the time of emergency, at the time of hemorrhagic situation, liver can donate that blood into the systemic circulation to maintain the blood pressure, या to maintain the cardiac output. Well, okay. Instead of that, liver के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज कुफर सेल्स. अब ये कुफर सेल्स क्या करते हैं? बेसिकली दे हेल्प टू रिमूव द बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल्स फ्रॉम द ब्लड. And if we talk about the defense mechanism, the immune system of the liver, then we have to say that there are cells that destroy the bacteria, and that cells are known as Kupffer cells, right? And liver also produces biles which aid in digestion. Okay. And what are the predisposing factors? Like poor personal hygiene है, poor sanitation है, unprotected sex, infected partners हैं, use of contaminated needles हैं, syringes हैं, blood products हैं. These are the predisposing factors that causes mainly hepatitis, and chronic hepatitis leads to liver failure or liver cirrhosis. Well, instead of that, if we talk about the liver fibrosis, necrosis, scar formation, these are certain terms that identify the infection of the liver. Okay. If we use contaminated needles, syringes, and blood products, then definitely patients, other well healthy human being will be more prone to infection. And contact with the asymptomatic areas, definitely yes. And the persons who are receiving tattoos with unsterilized needles, they are also prone to infection. And mainly the main cause of infection is use of unsterilized needles, receiving tattooings, or a contact with the asymptomatic areas. Well, if we talk about the pathophysiology, then definitely the target of virus is mainly hepatocytes. And when the hepatocytes uptake involve to a receptors on the plasma membrane of the cell, एक डायग्राम है उसमें आपको दिखाऊंगा कि how that virus targets the hepatocytes. And once the hepatocytes के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, that is membrane as plasma membrane, उसके ऊपर receptors present होते हैं बेटा. अब वो रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद इंटर होता है इनटू दी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होता है. इंटर होने के बाद ना उसने वायरल आरएनए को अनकोड करना होता है. वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे इंटर होएगा, इंटर होने के बाद उसने वायरल आरएनए को अनकोड करना है. एंड
जो राइबोसोम्स होते हैं उसको एज ए होस्ट यूज़ करता है, होस्ट यूज़ करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पॉलीसोम्स। उसके रिजल्ट में वायरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाना शुरू कर देता है, वायरल जीनोम की कॉपी करना शुरू कर देता है बाय द हेल्प ऑफ वायरल आरएनए पॉलीमरेजेस। एंड उसके बाद उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होती हैं और वहाँ पे लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। एंड दैट लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन या वेरिंग डिग्री ऑफ नेक्रोसिस, राइट? ओके, सी दैट डायग्राम. Firstly, when the virus comes, it targets the hepatocytes. देखिएगा, पहली चीज सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड होएगा। सेकेंडली आरएनए की अनकोटिंग करेगा। थर्ड वन पे उसकी ट्रांसलेशन पॉलीमरेज बना देगा, जीनोम बनाना शुरू कर देगा एंड ट्रांसलेशन और प्रोटियोलिटिक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। फोर्थ वन के अंदर आरएनए की रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है और सेम वायरोन असेंबली बनाता है लुक लाइक एस ओरिजिनल आरएनए। और उसके बाद वायरोन असेंबली बनाने के बाद इसकी मेचुरेशन होती है, मेचुरेशन होने के बाद रिलीज होता है, ये बडिंग होती है, बडिंग होने के बाद ये अदर ब्लड के अंदर मूव करता है और अदर हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, राइट? Okay, there are three phases of acute hepatitis. One is prodromal phase, ecteric phase और तीसरी जो फेज होती है that is known as recovery phase. ये तीन फेजेस होती हैं जिनके अंदर मेनली हर बंदा सफ़र कर रहा होता है या हर पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। अब ecteric प्रोड्रोमल फेज के अंदर क्या होता है? The phase begins about 2 weeks after the exposure to hepatitis. कोई पेशेंट था, कोई सिम्टोमेटिक कैरियर था, एसिम्टोमेटिक कैरियर था, उसके साथ आपका कांटेक्ट हुआ है। कांटेक्ट होने के विद इन 2 वीक्स प्रोड्रोमल फेज स्टार्ट हो जाती है एंड द इन्फेक्शन इज इजीली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस फेज। साइन और सिम्टम्स लाइक मिलेज होएगा, फटीग होएगी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होएगी। इंस्टेड ऑफ दैट कफिंग, लो ग्रेड फीवर एंड दैट स्टेज विल एंड व्हेन द जॉन्डिस विल अपीयर. When the jaundice will appear, ecteric phase will be started, and this phase is characterized by dark urine. Jaundice already हो चुकी होती है और clay colored stool patient पास कर रहा होता है। इसमें hepatomegaly हो रही होती है, liver becomes enlarged and tenderness will be assessed on the abdominal wall. Okay, जब लीवर को परकस करते हैं तो वहाँ पे टेंडरनेस फील होएगी और दैट इज द एक्चुअल फेज ऑफ इलनेस, राइट? कब स्टार्ट होएगी? इट मोस्टली बिगिंस 1 to 2 weeks आफ्टर द प्रोड्रोमल फेज एंड कंटिन्यू फॉर मोस्टली 2 to 6 weeks. एंड इंस्टेड ऑफ दैट द लास्ट फेज इज रिकवरी फेज. अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम अच्छा है, और इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको रिकवर अप करने की कोशिश करता है। और इसमें क्या होगा कि जॉन्डिस क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हेपेटोमेगेली स्टेन रहती है, टेंडरनेस होती है, लेकिन अदर सिम्टम्स लाइक एनोरेक्सिया था, मलेज था, नोजिया था, कॉन्स्टिपेशन थी, वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड यूजुअली बिगिन 6 to 8 weeks after the exposure. The liver regain normal function 2 to 12 weeks after the jaundice begins. तो ये तीन फेजेस होती हैं जिनके अंदर प्रोड्रोमल फेज होती है, एक्टेरिस फेज होती है और थर्ड वन इज रिकवरी फेज. ओके, दैट वाज अबाउट द हेपेटाइटिस. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लिवर सिरोसिस. के लिवर सिरोसिस बेसिकली क्या है? सिरोसिस रिप्रेजेंट्स द एंड स्टेज ऑफ chronic liver disease in which the functional liver tissue has been replaced by fibrous scar tissue. उस कंडीशन में हम उसको कह रहे होते हैं कि जी ये लीवर सिरोसिस हो गया है. And cirrhosis is the severe scarring of liver, poor liver function seen at the terminal stage of chronic liver disease. And scarring is most often caused by long-term exposure to toxins such as alcohol or viral infections. Well, मेनली इसकी काज क्या होती है लीवर सिरोसिस की? वो पेशेंट जो क्रोनिक अल्कोहल ड्रिंकर हो, ये सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस.
Okay, what are the predisposing factors? For example, after cirrhosis usually is associated with alcoholism. Secondly, viral hepatitis. Third one, toxic reactions to drugs, and that destroy the hepatocytes, that causes injury to hepatocytes, that starts inflammatory process in the hepatocytes. And certain chemicals, it may be an endogenous chemical, it may be an exogenous chemical. Once the chemicals are not detoxified by the liver, then definitely immune system is reduced. And once the immune system is weakened, ultimately what will happen, there will be inflammation of the liver cells like hepatocytes. And biliary obstruction is another cause. Cirrhosis also accompanies metabolic disorder that causes the deposition of minerals in the liver, and two of these disorders are hemochromatosis, the iron deposition, and Wilson disease, in which copper deposition will be seen in the patient. Okay, what is the pathophysiology of liver cirrhosis? Cirrhosis is characterized by diffuse fibrosis and conversions of normal liver architectures into nodules containing proliferating hepatocytes encircled by fibrosis. And these formation of nodules, which vary in size from very small, less than 3 millimeter micronodules to a large, several centimeters micronodules, represents a balance between regenerative activity and a constructive scar formation. The fibrous scar tissue that replace normally functioning liver tissue from constructive bands that disrupts blood flow in the vascular channels and biliary duct system of the liver. And destruction of the vascular channel predisposes to portal hypertension and its complication. And that's why there will be obstruction of biliary channels and exposure to the destructive effect by the bile spaces and loss of liver cell leading to liver failure. That is the main cause of the liver failure. Okay, what are the clinical manifestations? If we talk about the clinical manifestations of the liver disease, what will happen once the liver is injured, once the infection of liver is there, liver cirrhosis is there, chronic hepatitis is there. So what will be the clinical manifestations of the patient? Manifestation of livers are variable and depending on from the asymptomatic hepatomegaly to hepatic failure. Either there is a hepatomegaly, when you will palpate the liver, it will show a tenderness, and once it will be resolved, it will be recovered, it will be in recovery phase, then definitely the symptoms vary. Signs and symptoms of cirrhosis are weight loss, because that may be sometimes marked by ascites or either a form of anorexia, either form of weaknesses that varies from person to person. Okay, and the diarrhea frequently is present, although some persons may complain of constipation as well, because the liver enzymes that are required to metabolize the products, the nutrients that you are taking. So definitely, if there is a no metabolism, if there is a no degradation of the food that you are taking, so then it will lead to a constipation. And other condition, anorexia is there, and hepatomegaly and jaundice are main common signs of the cirrhosis, right? Instead of that, there may be abdominal pain because of the liver enlargement or stretching of Glisson's capsule. अब कैप्सूल क्या था? ये fibroelastic capsule होता है that cover up the whole liver, and once it is a constricted stretching of the Glisson capsule, then definitely it will cause abdominal pain, right? And you can locate the pain at the epigastric area in the upper right quadrant, and it will be shown as described as dull itching and causing sensation of illness. Okay, and other symptoms, if we talk about the late manifestations of the liver cirrhosis, are related to portal hypertension and liver cell failure. For example, hepatomegaly,
Instead of that, splenomegaly, ultimately, if there is a splenomegaly, hepatomegaly, portal hypertension, then definitely there will be ascites. And portosystemic shunt, that shunt means there will be an esophageal varices, hemorrhoids, capital medusa, and that results, mainly that results from the portal hypertension. Okay. And if we talk about the other complications, then definitely liver has some clotting factors, and once they are altered, they may induce bleeding due to decreased clotting factors. For example, thrombocytopenia will be there due to splenomegaly, gynecomastia will be there. Instead of that, in the males, testicular atrophy will be seen. Spider angiomas, palmarythmias, and encephalopathy and with like asterixis and some neurological symptoms, symptoms will also occur, especially hepatic encephalopathy, या you can say कि hepatic encaph, और उन पेशेंट्स के अंदर होगा जो कि लीवर फेलियर या लीवर सोर्सेज के होंगे एंड दे रिक्वायर्ड वेंटिलेटरी सपोर्ट, राइट. Okay, if we see that diagram, so then definitely you will learn about how ascites will occur, what is the role of oncotic pressure, how it will lead to ascites या edema. Okay. And you know the liver has a very important function of synthesizing of plasma protein, that is albumin. Once the liver is injured, or once there might be hepatitis, once there may be a liver cirrhosis or liver failure or injury to hepatocytes, ultimately their functions are altered. Protein synthesis, mainly albumin, is decreased. That's why oncotic pressure is reduced. And once the oncotic pressure is reduced, ultimately the fluid that moving outside the blood vessels will not be returned back to the venous system, and ultimately it will remains in the interstitial spaces. If there will be a portal hypertension, if there may be a liver failure, ultimately it will lead to ascites. And if we talk about the portosystemic shunting of the blood, that will lead to development of collateral channels. And what will happen if the collateral channels occurs, then definitely esophageal varices will be there, hemorrhoids will be there, capillary medusa will be there. And if the shunting of the ammonia and toxins from the intestine into the general circulation, then it will move to the blood. Ultimately, it will cross the blood-brain barrier and lead to hepatic encephalopathy, definitely. Okay. And third one, if we talk about a splenomegaly, then definitely there will be a anemia, leukopenia, thrombocytopenia. And if we talk about a thrombocytopenia, bleeding tendency will be increased. And in small cuts, the patients might be bleed. In small injury, patients start to bleed. And eternal bleeding may be a common in their patients. Okay, what are the complications? If we talk about the liver failure, so mainly we have discussed two major things. Okay, one is synthesizing and storage function of the liver, and other one is metabolic and excretory function of the liver. And these two functions are when disturbed, they will lead to these complications. Okay, पहली complication की तरफ move करते हैं. इसमें हमने ये डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि ग्लूकोज की स्टोरेज कब हो रही होती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, लिपोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस और स्टोरेज हो रही होती है, बाइल साल्ट की सिंथेसिस और स्टोरेज हो रही होती है. वंस these function is altered, if we talk about the glucose, then definitely hypovolemic events may occur. And if we talk about the protein synthesis, कि अगर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि there will be a hypoalbuminemia, because mainly albumin is synthesized from the liver. And once there will be a hypoalbuminemia, ascites and edemas are common. Okay, and third one is cholesterol या lipoprotein synthesis and storage. Once there is a decreased cholesterol
and bile salts, it will lead to impaired fat absorption, right? And once there will maybe a decreased fat absorption, it will maybe not absorbed by the GIT, it will be appeared in the stools. You can say that there will be a stooturia. The other you can say that there will may be a fat in the stools. And other thing is that deficiency of fat soluble vitamins may be occurs, right? And once their metabolic or excretory function is altered, then ultimately its metabolic and excretory functions are like drugs detoxification or excretion, some production of steroid hormones, amino acids, bilirubins. Once the bilirubin is not excreted from the body, that will lead to a hyperbilirubinemia. And once there is a hyperbilirubinemia, then definitely there will be jaundice. And if there is a drugs that are toxified on the liver, once the liver is injured or its metabolic function is altered, drugs interaction may occur and lead to toxicities. You can say that there will be a drug toxicity. And if we talk about the steroid hormones, ultimately increase aldosterone. And once there is aldosterone increasement, that will lead to sodium and water retention. And these retentions may lead to ascites and edema. And other steroid hormones, in which estrogen and estrogens are very importantly in the male, they will cause testicular atrophy or gynecomastia, and in the females it may lead to menstrual irregularities. And if we talk about the management of liver failure or liver cirrhosis, so firstly you have to know that liver cirrhosis of liver is incurable, right? And first you have to treat the underlying cause of liver. It is due to hepatitis, it is due to alcoholism, it may be due to drugs interactions, it may be a production of endogenous or exogenous chemicals. So firstly you have to identify the underlying cause of the liver, and instead of that you have to modify the dietary and lifestyle changes. Take nutrients, low fat diets, high protein diets, and exercise maybe help people to avoid malnutrition. If the person is taking alcohol, then motivate him or her to avoid alcohol drinking, and use of medication such as beta blockers, which you can utilize, you can use to reduce the blood pressure, and that way also having effect on lower the risk of the bleeding. And diuretics may be administered to remove excessive fluid that may be accumulated in the form of edema or in the form of ascites. Okay, and avoiding certain medications that can make the symptoms worse, like NSAIDs हैं, opioids हैं, sedative hypnotics हैं, and regular medical checkup is very important, including scans हो गए, MRI हो गई, ताकि लीवर के अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो डेवलप नहीं हो रहा, तो आइडेंटिफाई द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स and regular endoscopic procedures, either to identify that कि वेरिकोज वेन तो नहीं हो रही, या एसोफेगल क्राइसिस तो नहीं है, या स्टमक और एसोफेगल के अंदर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अल्सर तो नहीं है. And ultimately at the end, if there is a scar formation, fibrosis or necrosis, the area that is necrotic, fibrotic or scar formation is there, you can go for partial hepatectomy. And if the whole liver is involved, then ultimately at the end you have to go for the liver transplantation. And that an option that may be considered in severe cases, right? ओके, मेरा ख्याल है आज का अभी तक काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. अभी तक देख लें, अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो. जो हमने अभी डिस्कस किया है उसमें से कुछ पूछना है बेटा, पूछ सकते हैं आप लोग. समझ आ गई आप आसमा? ओके, वेल गुड.
हाँ ओके बेटा, मुझे ग्रुप में अटेंडेंस शेयर कर देंगे आप लोग। 7 लोग हैं, मुझे पता चल गया कौन कौन है। वेल लेट मी चेक। हाँ चलें ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा अगर फिजिकल क्लासेस होंगी तो डेफिनेटली बेटा मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, राइट। और अगर फिजिकल क्लासेस होंगी तो अल्टीमेटली हम फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन। ओके ओके इसमा बेटा, बेटा मैं ये शेयर कर देता हूँ, ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट बेटा मंडे से क्लासेस है ना आपकी, अगर फिजिकल क्लासेस कंटिन्यू हो गई तो टेस्ट फिजिकल हो जाएगा, जिसमें 20 MCQs होंगे और 3 SCQs होंगे, राइट। या सॉरी बल्कि 18 MCQs होंगे एंड 2 SCQs होंगे। और अगर ना कंटिन्यू हुई तो हम ऑनलाइन ही कंडक्ट कर लेंगे क्विज लीवर सिरोसिस पे। बी रेडी फॉर दैट। ओके सी यू, हैव ए ब्लेस्ड वीकेंड, बाय बाय।